जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है। तो पहला प्रश्न है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह हमारी संस्कृति का धरोहर है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट इज आवर कल्चर एसेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव बाउट ए हाउस ही सेड। तो इसका सही जो है सो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, he said that he had bought a house। ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पेंट द विंडो। तो इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द विंडो बी पेंटेड। ऑप्शन नंबर ए। सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या है? तो सप्त जोड़ ऋषि इसका संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भरपेट में से कौन सा समास है? तो यह अवयवी भाव समास है दोस्तों। भर हमारा देखा जाए तो यह हमारा अवयव है और पेट हमारा संज्ञा है। दोनों से मिल करके हमारा अवयवी भाव समास बनता है ना। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ है दोस्तों बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अन्नामलाई पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वत क्षेत्र है। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। दक्षिणतम पर्वत क्षेत्र है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम सॉरी कार्डमम की पहाड़ी सबसे दक्षिणतम है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है अन्नाई मुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, है ना। यह सब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर दो केवल हमारा सही है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि केरल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी केरल में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अरुणावती डैश के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो किसकी? तो ताप्ती की जो है सो दाएं तट से मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट से गिरना नदी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, जो कि जाकर के ताप्ती से मिलती है। अगला प्रश्न है, वैशाख महीने में आने वाली तबाही को किस राज्य में बोर्डो इचीला कहा जाता है? तो बोर्डो इचीला जो है सो एक विनाशकारी वर्षा युक्त पवन है दोस्तों, जिसका नाम दिया गया है। यह नाम असम में दिया गया है। और जब यही वर्षा युक्त पवन, विनाशकारी पवन जब पश्चिम बंगाल में आता है तो इसे काल वैसाखी हम लोग कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर था। और अगला प्रश्न है, मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका होता है दोस्तों? तो सर्वाधिक योगदान होता है हमारा खनिज पदार्थ का, जो मृदा में 45% जो है सो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। थोल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह गुजरात में अवस्थित है दोस्तों। यह रामसर साइट्स के रूप में भी नामित है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की किस्म है दोस्तों? तो यह है अर्जुन सोनालिका। ये सब गेहूं की किस्में हैं दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और करुणा हो गया, माही सुगंधा हो गया, यह हमारा धान का किस्म है दोस्तों, यानी कि चावल का किस्म है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है, सारण सिंचाई परियोजना किस नदी से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है गंडक से दोस्तों। यह बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखा जाए दोस्तों तो सॉरी पश्चिम बंगाल का है, और वह है 1028 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, है ना। और ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? हम बोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। टॉलमी जो है दोस्तों,
टॉलमी हमारे जो है सो विश्व मानचित्र में भारत को दर्शाया था टॉलमी ने। सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? तो वह है मंगल ग्रह दोस्तों। मंगल ग्रह में जो है सो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। लेकिन दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है दोस्तों। ओलंपस मोन्स भी इसी में मंगल ग्रह में पाया जाता है। यह एवरेस्ट चोटी के 3 गुना है दोस्तों। एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वेगनर नाम दिया था दोस्तों। तो किसने नाम दिया था? तो पेंजिया ने नाम दिया था वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का भी सिद्धांत पेंजिया ने ही दिया था दोस्तों, है ना। सॉरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है दोस्तों वेगनर ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पौधे सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत पौधे के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं किसमें? अनावृत बीजी पौधे में संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो लाइकोपिन इसके लिए उत्तरदायी है लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कैरोटीन हम लोग जानते हैं कि गाजर में नारंगी रंग के लिए जो है सो कारक है। एंथोसाइनिन जो है दोस्तों सेब के लाल रंग के लिए जो है सो कारक है ना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है दोस्तों? तो रीढ़ की हड्डी का नाम है, भाग है वर्टेब्रा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सेक्स हार्मोन का स्राव करती है दोस्तों? तो वह है एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुवीय रोग नहीं, यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है? तो वह है डेंगू। डेंगू हमारा वायरस से होता है दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः दोष मुक्त आंखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए? तो 2 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है दोस्तों? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। न्यूटन का शीतलन नियम निम्नलिखित में से किसकी विशेष स्थिति है दोस्तों? तो यह है स्टीफन का नियम का विशेष स्थिति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जे परकिंस का जो है सो पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे, यह जो है सो सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण यह सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, जल शोधन प्रक्रिया में फिटकरी मिलाने के बाद कौन सा चरण होता है दोस्तों? तो स्कंदन होता है, उच्छेदन और अवसादन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से सुमेलित करना है तो हम लोग ईंधन दिया हुआ है और ऊर्जा ग्राम में दिया हुआ है, जूल प्रति ग्राम में। तो एथेनॉल का ऊर्जा है दोस्तों 30,000 30,000 ग्राम प्रति जूल। मीथेन का ऊर्जा है दोस्तों 55,600 ग्राम प्रति जूल। ब्यूटेन का ऊर्जा देखेंगे दोस्तों तो 49,100 ग्राम प्रति जूल। और हाइड्रोजन का 1.5 गुना 10⁵ ग्राम प्रति जूल। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है,
वेंचुरी मीटर का प्रयोग हम लोग किसके मापन के लिए करते हैं? तो तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का उपयोग करते हैं, या बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो धातु की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। जैसे हम लोग क्यूरी बिंदु तापमान वह तापमान होता है दोस्तों जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लौह चुंबकीय पदार्थ हो गया लोहा, निकेल, कोबाल्ट, अपना स्थायी चुंबकीय गुण को खो देता है, वही हो गया हमारा क्यूरी बिंदु तापमान। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरक तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक नाइट्रोजन, दूसरे हो गए फॉस्फेट, है ना, और तीसरा हो गया हमारा पोटाश दोस्तों। और पोटाश जो है सो मुख्यतः हमारा बनता है पोटेशियम से, है ना। अतः हम लोग तीन प्रकार के उर्वरक देखें, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल परवल अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है दोस्तों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ रात में छोड़ते हैं, इस वजह से पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है वह है नचारी दोस्तों, जो कि विद्यापति के गीतों का संकलन है, विद्यापति के गीतों का संकलन, विद्यापति के गीतों का संकलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज व हाथी के दांत से किया जाता है? तो वह है पटना कलम चित्रकारी, है ना। यह पुरुष प्रधान चित्रकला शैली है दोस्तों। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है दोस्तों? तो विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ठीक सी इसका सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्री जोबिन सॉरी जेम्स टोबिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था टोबिन टैक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है, वह है क्या है दोस्तों? तो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तारापुर समिति का गठन यदि देखा जाए दोस्तों तो 1997 से 98 के दौरान इसे गठित किया गया था, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आय का आकलन किसने किया था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम आय का आकलन जो है सो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग का वैसे देखा जाए स्थापना दोस्तों तो 1 जनवरी 2015 को जो सो स्थापना किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हम लोग जानते हैं एम विश्वेश्वर रवैया ने लिखा था दोस्तों, है ना। भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक कौन है? तो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हम लोग जानते हैं कि उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। मोहम्मद यूनुस को हम लोग गरीबों के बैंकर के नाम से भी विश्वविख्यात थे, है ना। चिकनकारी कला मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रचलित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मार्शल या युद्ध आर्ट दिया हुआ है, तो इसमें से कलराई पट्टू मार्शल आर्ट किसका है दोस्तों? तो यह केरल में प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, गुप्तचर संस्था और संबंधित देश दिया हुआ है, तो मोसाद हमारा जानते हैं कि इजराइल का जो है सो है गुप्तचर संस्था, आईबी जो है सो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत का है, केजीबी या जीआरयू रूस का है, और नाइचो जो है हमारा दोस्तों जापान का है गुप्तचर संस्था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है, तो वह आयु सीमा होता है दोस्तों 25 वर्ष, है ना। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष चाहिए, है ना। पंचायत चुनाव के लिए हमें 21 वर्ष चाहिए, और 30 वर्ष चाहिए राज्यपाल चुनाव के लिए दोस्तों, 18 वर्ष चाहिए हमें मतदान देने के लिए। तो वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल कितने हैं दोस्तों? तो वह राष्ट्रीय दल 6 है दोस्तों, 6 राष्ट्रीय दल है। पहला जो है सो बीजेपी हो गया, दूसरा हो गया बीएसपी हो गया, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी,
तीसरा हो गया दोस्तों आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया दोस्तों। और तीसरा हो गया भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, जो है सो मार्क्सवादी, है ना। और अगला हो गया दोस्तों एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और छठा हो गया दोस्तों आप, आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, और न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए, है ना। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा इसका जो आदर्श वाक्य है, यथा उपयुक्त सभी। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण किए हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो वह है दोस्तों 5 प्रकार के न्यायिक आदेश। ऑप्शन नंबर बी। पहला है बंदी प्रतिरक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देश वर्णित है दोस्तों किस में? तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो उसके आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति इसका आयोजन करते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है सो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण किस शैली में दिखता है? तो वह गंधार शैली में दिखता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो विम कडफिसस को माना जाता है दोस्तों, है ना, वास्तविक संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कुषाण के शासनकाल में ही सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। मथुरा कला में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली है? तो हम लोग जानते हैं कि उसमें से बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली, यानी कि इससे इनमें से सभी सही उत्तर होगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में निर्मित 40 अमीरों का दल जो निर्मित किया गया था किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। तो वह जो है सो किसके काल तक आते आते समाप्त हो गया? तो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में आते आते वह समाप्त हो गया दोस्तों। मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? तो पदावली कहा जाता है। अकबरकालीन चित्रकला, अकबरकालीन चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, तो कैसे प्रभाव दिखाई देता है? यूरोपीय चित्रकला का, है ना। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 पारित किया गया? तो वह किस समिति के आधार पर पारित किया गया दोस्तों? तो वह है सेडिसन कमेटी के द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है 24 मार्च 1946 को किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था दोस्तों, जो कि भारत के राज्य सचिव के रूप में आए थे, लेकिन नेतृत्व भी यही कर रहे थे। एवी अलेक्जेंडर के विषय में यदि देखा जाए दोस्तों तो एडमिरलेबिलिटी के पहले स्वामी यही थे। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में देखा जाए दोस्तों तो यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बन करके भारत आए थे। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गैरीबॉल्डी को कहा जाता है। वैसे इटली के एकीकरण में तीनों का योगदान था दोस्तों, मेजनी का, विकाउंट कुवर और गैरीबॉल्डी तीनों का, लेकिन तलवार यदि कहा जाता है तो वह गैरीबॉल्डी। और इसके द्वारा ही दोस्तों लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया था। ट्रफलगर का युद्ध जो है कब हुआ था दोस्तों? तो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था इंग्लैंड के विरुद्ध। और नेपोलियन
के दोनों ने ही जो है ट्रफलगर युद्ध किया था। हाल ही में जारी संयुक्त अरब की जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? तो 1.46 अरब बताई गई है, यानी कि लगभग 1.5 अरब के अराउंड में बताया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो वह है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एआई पहल एआई पहल का संबंध किससे है दोस्तों? तो एआई का महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना, यही संबंध जो है सो है एआई किरण पहल का संबंध, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में आयोजित शहरी स्थानीय निकाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम माना गया है? तो वह है लखनऊ नगर निगम, पुणे नगर निगम और इंदौर नगर निगम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यही ऑप्शन असत्य है दोस्तों। उन्होंने कहा है 2030 नहीं, 2028 तक ही भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टोरराइज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है दोस्तों? तो उसे सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका उद्देश्य है दोस्तों पर्यटन उद्योगों में निवेश के लिए अवसर खोलना, है ना। हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने लैंगिक राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अफगानिस्तान के नेताओं के खिलाफ जारी किया है। इसकी स्थापना हम लोग देखेंगे दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट का, तो इसका मुख्यालय हम लोग देखते हैं तो द हेग में है, नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में है दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवाहक योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह योजना शुरू किया गया बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है दोस्तों भानु मुश्ताक और दीपा भस्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और किसके लिए दोस्तों? तो हार्ट लैंप के लिए उनकी कीर्ति है, भानु मुश्ताक की कीर्ति है हार्ट लैंप, है ना। और यह कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा था दोस्तों, ठीक है। और इसका अनुवाद जो है दीपा भस्ती ने अंग्रेजी में किया है, जिसके कारण दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत बनाया गया है? तो वह है सुकन्या सोनोवाल। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जियो स्टेट्स ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों? तो वह कौन सा मंत्रालय है? तो वह मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि आईआईटी दिल्ली के सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जियो स्टेट्स को लाया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है हमारे सोनू सूद जी, जो कि महामारी के समय सामाजिक योगदान के लिए इन्हें दिया गया है यह मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार। और यह पुरस्कार मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कितने मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता वाले रिएक्टरों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने छोटे मॉड्यूलर के रूप में परिभाषित किया है? तो 300 मेगावाट तक जो है सो परिभाषित किया है छोटे मॉड्यूलर के रूप में। फरवरी 2025 में सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल तटरेखा के पास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है? तो वह है डॉक्टर आदित्य शेखर। ऑप्शन नंबर सी। कोडाईकनाल
सौर वेधशाला 17 मई 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है दोस्तों? तो 125वीं वर्षगांठ मनाई है। और इस वेधशाला का स्थापना 1899 में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 17वें ओलंपिक पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो मनीष नारवाल ने नहीं जीता दोस्तों, इन्होंने रजत पदक जीता है। बाकी देखा जाए दोस्तों तो 7 स्वर्ण पदक 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक में जीते गए हैं। उसमें से धर्मवीर ने जीता है, सॉरी नीतीश कुमार ने जीता है दोस्तों, वो भी बैडमिंटन में, है ना। और धर्मवीर में ने जीता है दोस्तों, जो कि एथलेटिक्स है। और अगला देखेंगे दोस्तों तो वह है हरविंदर सिंह तीरंदाजी में जीते हैं स्वर्ण पदक, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो महिला एकल का खिताब जीतने वाले हैं हमारी पीवी सिंधु। और यदि देखा जाए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल खिताब दोस्तों, तो पुरुष में लक्ष्य सेन ने इसे जीता है, लक्ष्य सेन ने इसे जीता है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, पहला है हमारा मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ, कब हुआ था दोस्तों? तो 5 नवंबर 2024 को, और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया दोस्तों? तो वह पूर्वी चंपारण में किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, तो इसी तरह से गणित के प्रश्नों को आप खुद से हल करेंगे। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।